नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन सेंटर SEC सेक सेक में आपका स्वागत है दोस्तों हम जैसे कि अपनी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है वो चला रहे हैं। पॉलिटी इस टाइम हम कर रहे हैं, हिस्ट्री हम कर चुके हैं। पॉलिटी के बाद हम आने वाले टाइम में म्यूजिक, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर 2024 में जो सीजीएल में पूछे गए हैं वो हम करने वाले हैं। और खाली सीजीएल ही नहीं, जल्दी ही मैं जीडी के लाने वाला हूँ और स्टेनो के लाने वाला हूँ, क्योंकि उसके भी आपके पेपर होने वाला है जीडी का और स्टेनो का, तो उनके भी प्रीवियस ईयर में लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ने नहीं दबाया तो दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, पूरे यूट्यूब में आपको वीडियोस तो मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर पे, लेकिन मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टोटल क्वेश्चंस। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, और मैं भी बहुत परेशान हुआ था इस चीज को लेकर। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड करा कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आने वाले प्रिपरेशन करेंगे, उनके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उनको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सारे प्रीवियस ईयर, सभी सब्जेक्ट्स के, सभी ईयर के टॉपिक वाइज मिलने ही चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ। पॉलिटी के हम कर चुके हैं, कर रहे हैं, और हिस्ट्री कर चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है हमारा पॉलिटी का। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो है। ये आप कर लीजिए प्रीवियस ईयर, सभी ईयर के, सभी टॉपिक के। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जीडी का, स्टेनो का, रेलवे का, एनटीपीसी या डी ग्रुप, सब में क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, सब में क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बस यही प्रार्थना है आपसे कि इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, जिससे थोड़ी रीच बढ़े। रीच बढ़ेगी तभी तो व्यूज आएंगे, तभी तो लोग देखेंगे, तभी तो मेरा जो मकसद है, लोगों को, एक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक दुविधा को दूर करना और एक जगह प्लेटफॉर्म पे उनको प्रीवियस ईयर पहुंचाना, वो तभी तो मेरा मकसद पूरा होगा। तो इस जो मेरा एक पैशन है, जो मेरा वो एक ड्रीम है कि सबके पास प्रीवियस ईयर पहुंचे, इसको पूरा करने में मेरी मदद करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, क्योंकि हमने 40 तक क्वेश्चन कर लिए थे। हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे, जो पार्ट 2 से है। ठीक है, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। Which among of the following articles of the Indian Constitution mention that the state shall in particular direct its policy towards securing that the ownership and the control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से यह कौन सा प्रावधान करता है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति इस प्रकार निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि यह सामान्य कल्याण को सर्वोत्तम रूप से सेवा प्रदान करे? तो कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट को बोलता है कि आपको ऐसे कानून बनाने हैं जो जनता के लिए कॉमन गुड हो, जो जनता के लिए सर्वोत्तम सेवा प्रदान के लिए हो? तो ऐसे कौन सा कानून बोलता है? ये बोलता है आपका आर्टिकल नंबर बी 39A। 42 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following are enumerated in part 4 of the Indian Constitution from article 36 to 51? भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखित है? तो कौन सा है ये? हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। दोस्तों हम डीपीएसपी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, हमने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं करा है, तो हम दोबारा से एक बार हम इसको कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, डीपीएसपी के बारे में। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीपीएसपी की। डीपीएसपी ये कौन सा आर्टिकल में आता है? ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51। ठीक है, याद होना चाहिए, एक एक चीज याद होनी चाहिए, सीधा क्वेश्चन आते हैं इससे हर पेपर में, हर शिफ्ट में। आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन आता है, शेड्यूल से क्वेश्चन आता है। मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, बस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो डीपीएसपी में जो आपके आर्टिकल आता है 36 से 51 आता है। ठीक है, कौन सा पार्ट में आता है अभी हमने वगैरह, कौन सा पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आते हैं, अभी हमने देखा है ना। ठीक है, पार्ट 4 में आता ना, ये एक एक करके हम सारे कानून, सभी जितने भी आते हैं उसको देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 36 क्या बोलता है? ये बोलता है आपकी डेफिनेशन बोलता है। आर्टिकल नंबर 37 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 37 जो होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन फॉर द
प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट, जितने भी आपके चीजें होती हैं, जितने भी आपके अंदर मेंशन होता है वो इसके अंदर आते हैं आपके, ठीक है। आर्टिकल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 क्या बोलता है आपका, जितने भी आपके स्टेट हैं वो सिक्योर करेंगे, क्या सिक्योर करेंगे आपका, सोशल ऑर्डर को, और क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, और क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे किसको, वेलफेयर ऑफ बीइंग को, ठीक है, वेलफेयर ऑफ बीइंग, कानून के लिए अच्छा काम हो सके, लोगों के लिए अच्छा काम हो सके, ये प्रमोट करेंगे। 39 क्या बोलता है आपका, 39 बोलता है आपका जितने भी आपके प्रिंसिपल हैं, जितने भी आपके प्रिंसिपल होते हैं वो स्टेट के साथ ही मिलके बनाए जाएंगे, स्टेट के साथ ही मिलके बनाए जाएंगे। 39 ए क्या बोलता है आपका, 39 ए बोलता है आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और फ्री लीगल एड, सभी को फ्री लीगल एड दिया जाएगा और इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। ये बोलता है ना। 40 का बोलता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की स्थापना होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41 क्या बोलता है, 41 बोलता है आपका राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, 42 बोलता है आपका प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, वुमेन के लिए, जो वुमेन के लिए आपका मैटरनिटी लीव होती है, क्या होती है, मैटरनिटी लीव होती है ना, मैटरनिटी जो आपके लिए रिलीफ मिलता है वुमेन के लिए, ये 42 बोलता है, ठीक है। 43 क्या बोलता है, 43 क्या बोलता है आपका लिविंग वेजेस एंड वर्कर, ठीक है, लिविंग वेजेस एंड वर्कर, यही बोलता है ना। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगा एक, ठीक है, जिसमें हम सारे डीपीएस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। 43 ए क्या बोलता है, 43 ए क्या बोलता है, 43 ए बोलता है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर की पार्टिसिपेशन होगी कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। 44 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी आपने सुना होगा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए, हर सभी धर्म के लिए एक समान कानून होगा, ठीक है। 45 क्या बोलता है, 45 बोलता है आपका फ्री और जो कंपलसरी आपकी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी बच्चों को, फ्री जो आपके बच्चों को प्रोवाइड करी जाएगी, फ्री एजुकेशन दी जाएगी स्टूडेंट्स को, ठीक है। कौन सी उम्र के बच्चों को, 14 साल तक के बंदों को, सभी बच्चों को फ्री आपको एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। बाकी हम आगे भी देखेंगे, आगे पूरा करेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक बना के सारा कुछ कर देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, ठीक है दोस्तों। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कौन सा आपका संविधान है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो कौन सा पार्ट है आपका, ये हो गया पार्ट आपका 5, पार्ट 5 हो गया आपका। पार्ट 5 कौन सा होता है, पता होना चाहिए आपको कि नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। पार्ट 5 जो होता है आपका वो आपको होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यही तो होता है ना। पार्ट 4 कौन सा होता है, हम पार्ट की बात कर रहे हैं ना। पार्ट 1 क्या होता है आपका, पार्ट 1 के बारे में हमने पता है ना, पढ़ा होगा आपने, इंडिया के बारे में है, जो आपके आर्टिकल नंबर 1 to 5 होता है, ठीक है। फिर पार्ट 2 जो होता है आपका कौन सा होता है आपका, अमेंड सिटीजनशिप से होता है, ना आपका, ठीक है। फिर थर्ड कौन सा होता है आपका, थर्ड होता है आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। चौथा डीपीएसपी, और पांचवा यूनियन एग्जीक्यूटिव, आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पता होना चाहिए आपको ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। Which among of the following articles and the part of the Indian Constitution deal with the state legislature? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य विधान मंडल से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल है जो विधान मंडल से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 168 से 212 आर्टिकल, इनके अंदर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। कौन से पार्ट में, पार्ट 6 में, पार्ट नंबर 6। पार्ट 5 कौन सा था, अभी हमने पढ़ा ना,
पार्ट 5 कौन सा पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था जो पार्ट 5 है वो होता है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था ना हमने। और पार्ट 6 कौन सा है? पार्ट 6 है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। पार्ट है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। बाकी पार्ट 1 2 3 4 हम चारों देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो 6 पार्ट आपके 1 to 6 पार्ट आपके क्लियर हो गए होंगे अब तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंसेप्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? किससे लिया गया है? ये लिया गया आपका यूएसए से। किससे लिया गया आपका? यूएसए से। यूएसए से और क्या लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूएसए से। यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से लिया गया है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं? क्योंकि ये कहता है ना अपने आप को अमेरिका, हम चैंपियन हैं फंडामेंटल राइट्स के, सबको डेमोक्रेसी करनी है। तो अब याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दुनिया में लेक्चर कौन देता है फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल ड्यूटीज का, ह्यूमन राइट्स का? ये जो अमेरिका ही है तो फंडामेंटल राइट भी यहीं से लिए होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट को अलग करते हैं जुडिशरी से। कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 50, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और अगर हम बात करें आपकी किसकी, आयरलैंड की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, तो हम सब देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस टॉपिक से, कौन से कंट्री से कौन सा लिया गया है। 3 चीज आपको याद रखनी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है? यूएसएसआर से। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, और क्या होता है? बाकी चीजें हम देखेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटी के हिसाब से डीपीएसपी। आपका डीपीएसपी कहां से लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया था आपका आयरिश से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था ना। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 में आता है, सॉरी पार्ट 4A में आता है, माफ कीजिएगा, पार्ट 4A में आता है। और फंडामेंटल राइट किस में आता है? पार्ट 3 में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which article of the Indian Constitution mention about the promotion of the education and the economical interest of the scheduled caste, scheduled tribes and worker section? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में बात करता है? तो कौन सा आर्टिकल बात करता है? ये बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46। 45 कौन सा बोलता है? आर्टिकल नंबर 45 क्या बोलता है? बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है, एजुकेशन देने का, सॉरी माफ कीजिएगा, एजुकेशन देने का, एजुकेशन प्रोवाइड कराने का बच्चों को। डीपीएसपी बोलते हैं ना, डीपीएसपी में आता है कौन सी उम्र के बच्चों को? कितने बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यू। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ द यूनियन एंड द सर्विस ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिवली अंडर आर्टिकल डैश। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो संघ और राज्य सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। यह अनुच्छेद किसके तहत आता है? कौन से अनुच्छेद के आता है? आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल नंबर 320। आर्टिकल नंबर 320। आर्टिकल नंबर 324 कौन सा होता है आपका? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। याद रखना है आपको सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which article has the similar provision of the article 32 and deal with the writ jurisdiction? कौन सा अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है और आदेश क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर सी 226, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 32 और 226। 32 क्या बोलता है? दोनों रिट से हैं, दोनों रिट जारी करते हैं। 32 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, और 226 के तहत हाई कोर्ट करता है। कितनी रिट होती हैं आपकी? 5 होती हैं। पहली सर्त्योरारी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, और एक और होती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप।
सर्टियोरारी, मैंडमस, प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, और एक बताएंगे कमेंट बॉक्स में जो रह गई है। तो आपको आर्टिकल नंबर 226 याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 32 भी होना चाहिए। रिट से जारी होते हैं, रिट से संबंधित होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49. Which article in the fundamental duties apply when a construction worker takes his 8-year-old son to the sit rather than the spending him to school? जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय निर्माण स्थल पर ले जाता है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा उल्लंघन या अनुच्छेद में लागू होता है? कौन सा होता है ये होता है आपका आर्टिकल नंबर 51A। आर्टिकल नंबर 51A, ये तो आपका होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ही तो है, लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो किस चीज का उल्लंघन हो रहा है? फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो कौन सा आर्टिकल में आता है आपका ये? या तो आपका राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 और 24। 23 क्या बोलता है आपका? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 24 क्या बोलता है आपका? चाइल्ड लेबर। आपको 14 साल से बच्चों, कम उम्र के बच्चों को जो है फैक्ट्री में नहीं डालना। फैक्ट्री में जाएंगे ना, बोर्ड में देखेंगे, बोर्ड में लिखा होता है स्टूडेंट्स या पीपल और जो भी बच्चे होते हैं, डोंट अलाउ हु नॉट कंप्लीट 14, जो बिलो 14 ईयर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, देख रहे हो ना आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, पाप लगेगा नहीं तो आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among of the following article deal with the composition of राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन में से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल नंबर 80 तो बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। एज पर द आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति देश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। किसकी है? ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, प्रेसिडेंट। बिल्कुल, प्रेसिडेंट के पास तो ऑर्डिनेंस होता है कि नहीं होता? इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो आर्टिकल नंबर 123 में आता है, हमने देख ही लिया है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी पूरी, अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहे तो जब भी कोई भी, जब बोथ हाउस, जब आपके दोनों के दोनों हाउस आपके सेशन में होंगे या नहीं होंगे, तब प्रेसिडेंट जो है ये ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें इसकी कब तक ये लागू रहेगा, तो इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो होती है आपकी 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अंदर इसको पास कराना है। अगर 6 मंथ के अंदर पास नहीं हो तो ये ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खराब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई संसद में अगर सेशन शुरू हो गया है, विंटर सेशन, समर सेशन और ऑटम सेशन, ये तीनों सेशन में से कोई भी अगर सेशन लागू हो गया है, तो उसके अंदर 6 हफ्ते के अंदर, 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर इसको पास करना होगा। और अगर नहीं कर पाए तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन याद रखनी है आपको, 6 मंथ और 6 वीक की। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि 6 मंथ और 6 वीक में क्या फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाने तो ये कब शुरू हुआ था आपका, तो इस एक काम करेंगे हम, अगले वीडियो में देख लेंगे या आने वाले वीडियो में देख लेंगे, हम खाली इसमें प्रीवियस ईयर पे ध्यान देते हैं। आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। Which among of the following article from the DPSP mention about the organization of village पंचायत? अभी देखा था हमने, अभी देखा था ना हमने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? नंबर 40 हो जाएगा। आंसर नंबर 40 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 40, विलेज पंचायत की स्थापना करी जाएगी। ठीक है, कौन से आपके, अगर हम बात करें तो कौन सी थ्योरी के अंदर आता है? गांधीयन थ्योरी, गांधी जी के अंदर आता है ना। हम डिटेल में बात करेंगे इसको आगे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसके डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 55 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following articles state that the prime minister should be appointed by the president? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो आर्टिकल नंबर 75 बोलता है प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन नियुक्त करता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है ओथ प्रेसिडेंट को? ये दिलाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। सीजेआई से हमने क्या करा था? जनाब जेलम इंदस।
ये हमने याद करा था ना सीजीआई से, चनाब, झेलम, इंदस, ये क्या है तीनों नदी? ये तीनों नदी वो है जो पाकिस्तान की ओर जाती है। कहाँ जाती है? पाकिस्तान की ओर जाती है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी को याद रखने हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बार बार याद दिला रहा हूँ आपको मैं। आगे बढ़ते हैं 54 की ओर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, सॉरी, विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी इज इन्वोक्ड व्हेन यू सी इन अ प्राइवेट पार्टी दैट द इंडियन फ्लैग हैज बीन यूज्ड एज अ कवरिंग ऑफ द स्पीकर डेस्क? कौन से फंडामेंटल ड्यूटी को इन्वोक करने की बात करते हैं? जब हम देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कुछ भी का फंक्शन हो रहा हो तो हमने उस पर डेस्क पे, हम अपने टेबल पे झंडा लगा देते हैं। दोस्तों वो झंडा जो होता है ना, जब हमारा कोई भाई शहीद होता है, हमारा कोई साथी, हमारे देश का जवान, जो बहादुर जवान बॉर्डर पे खड़ा है, जब वो शहीद होता है तो उसकी बॉडी के ऊपर लिपट के आता है, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर लिपट के आता है। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी पावरफुल चीज है भारत के लिए। एक सम्मान भारत के नागरिक, देश के लिए, नागरिक के लिए, एक फौजी के लिए क्या चीज है वो? आपने सुना होगा ना मेजर विवेक बत्रा जी का, तिरंगे में लिपट के आऊंगा या तिरंगा लहरा कर आऊंगा। सो तिरंगा इतना इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर ऐसे हम तिरंगे का अपमान करेंगे और हम अपने डेस्क पे तिरंगे को लगाएंगे तो ये बहुत बुरी चीज है। तो कौन सा अनुच्छेद बोलता है ये बोलता है आपका आर्टिकल नंबर 51A। आगे बढ़ते हैं 55 की ओर। विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट चुनाव से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 54, आंसर नंबर 54, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं आपके? 52 से 61 तक होते हैं कि नहीं होते हैं? 52 से 61 तक होते हैं आपके प्रेसिडेंट के आर्टिकल। ये कौन सा पार्ट में आता है? पार्ट 5 में आता है, अभी पढ़ के आए हम। पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्ट 6 कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी पढ़ा है हमने, बता ही देता हूँ। स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बिल्कुल पूछता है। 52 कौन सा होता है आपका? दैट देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 क्या बोलता है आपका? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 54 क्या बोलता है आपका? 54 बोलता है आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 क्या बोलता है आपका? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या आपका प्रावधान होगा इलेक्शन का, प्रेसिडेंट का? कौन कराता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन? कौन कराता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन आपका? क्या कराता है आपका? इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन से आर्टिकल में आता है आपका इलेक्शन कमीशन? कौन से आर्टिकल में आता है आपका इलेक्शन कमीशन? ठीक है। आगे 56 क्या बोलता है आपका? टर्म क्या होगी प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट की क्या टर्म होगी? कितने टाइम के लिए रहेगा? कितने टाइम के लिए रहता है? 5 साल के लिए रहता है, सबको पता है। 57 क्या बोलता है? 57 बोलता है एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबिलिटी क्या होगी उसकी, इसकी? तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए? एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। क्या पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा है, ये एजुकेशन, ये आपका नहीं आता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आया था आपका, एक सेकंड, एक क्वेश्चन भी आया था आपका, किससे रिलेटेड? इस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आया था क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपका ये आया था, क्वेश्चन में पूछ लिया था कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्या क्या संबंधित है। ऑप्शन था आपका कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, जब मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए, थर्ड भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए, उसकी उम्र एज होनी चाहिए 35 से ऊपर, ठीक है, और चौथा एक और ऑप्शन था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर था वो ये था, ग्रेजुएशन। प्रेसिडेंट बनने के लिए ग्रेजुएशन के लिए होना, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। सिटीजनशिप होना जरूरी है, 35 की उम्र होना जरूरी है, ठीक है, ये होना चाहिए, पर ग्रेजुएशन होना जरूरी नहीं है। तो ये तो हाल है हमारे संविधान का, हमारे देश का। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मर्डर केस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वो भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है। देखा होगा आपने, ऐसे कई लोग हैं, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो आपके, जिन पे केस चल रहा है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं, और जो पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उन पे ऑर्डर चला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। Which fundamental duties applies to you when you see your college friends start fighting with the canteen person when he passed a few anti-religious statements?
जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज दोस्त उस कैंटीन वाले से लड़ने लगते हैं जब उसने कुछ विरोधी धार्मिक बयान दिए, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, डी, सी और डी। कौन सा ऑप्शन नंबर लागू होता है आपका? अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन को, तो ऑप्शन से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो क्या वो साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा है? क्या वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता की बात कर रहा है? नहीं। क्या वो बात कर रहा है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है? तो हो ही नहीं सकता। क्या वो हमारे हेरिटेज की बात कर रहा है? क्या वो हमारी धरोहर को बचाने की बात कर रहा है? नहीं। क्या वो भाईचारे की बात खत्म होगा? बिल्कुल। अगर कोई धार्मिक नारे लगाएगा तो जाहिर सी बात है ना, उसकी जो रिलीजियस भावना है वो खत्म आहत होंगी और जो भाईचारा है वो खत्म होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंपल क्वेश्चन है, आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। विच आर्टिकल मेंशन द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के बारे में बताता है? आर्टिकल नंबर 148 है। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 148 है। आर्टिकल नंबर 148 जो है वो कैग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वो कैग को दर्शाता है। आर्टिकल नंबर 76 किसको दर्शाता है? अटॉर्नी जनरल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर आर्टिकल 158 द गवर्नर shall not be the member of the either house of the parliament or the house of the legislature of any state specified in dash schedule। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। ये कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है ये कि आपका जो गवर्नर है वो किसी भी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, वो लेजिस्लेचर का जो होगा वो नहीं स्पेसिफाइड होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। Which among of the following is Which among of the following is not the condition of the president office in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? He shall not be the member of either house of parliament. He shall not be entitled without payment of rent to use his official residence. The allowance shall not be diminished during his term of office. और ऑप्शन नंबर डी, he shall not be office hold any office of profit। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक बार हम जरा देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में क्या होता है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट आता है इनका 5। आर्टिकल कौन सा होता है? 52 से 61। ठीक है, 52 से 61, 10 आर्टिकल होते हैं टोटल। ये किसमें आते हैं? आपके प्रेसिडेंट में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। Which among of the following is not a device of the parliamentary proceeding? निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्रवाई का तरीका नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका बी, फुल डे डिस्कशन। फुल डे डिस्कशन नहीं होता आपका, फुल डे डिस्कशन आपका नहीं होता। 0 आवर क्या होता है आपका? 0 आवर डिस्कशन क्या होता है? 0 आवर वो होता है आपका, अगर हम बात करें 0 आवर की, तो 0 आवर जो होता है आपका वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो होता है वो इशू जो है रेस कर सकते हैं। इसमें जो होता है वो इशू जो है वो रेस करते हैं, इशू को जो है वो रेस करते हैं। ठीक है, 0 आवर में, इन 0 आवर में, 0 आवर में जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं आपके, वो इशू को रेस करते हैं। कुछ अगर टॉपिक से उनको चर्चा करनी है तो वो पहले टॉपिक को रेस करेंगे कि हमको इस पे बात करनी है, तो उस पर फिर आगे जाके बात होती है। तो ये होता है आपका 0 आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among of the following statement is correct with respect to the political party in India? भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटस ऑफ द पार्टी इज अकॉर्डिंग बाय द पार्लियामेंट। क्या पार्टी का दर्जा संसद द्वारा पारित किया जाता है? ना। अ पॉलिटिकल पार्टी सिंबल इज असाइन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजनीतिक दल का प्रतीक भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाता है? ये भी नहीं। ऑल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सभी दल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजीकृत होते हैं। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड एज नेशन, स्टेट एंड रीजन। बिल्कुल, भारत जो है एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे कोई सिंगल नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा डी। इंडिया जो है एक मल्टी पार्टी सिस्टम है जो आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कितने करे जाते हैं? ये करे जाते हैं आपके 12 करे जाते हैं ना आपके, बिल्कुल 12 करे जाते हैं। आप ये बताइए लोकसभा में जो होता है कितने लोग होते हैं? लोकसभा के अंदर कितने टोटल मेंबर्स होते हैं? ये होते हैं आपके 545 होते हैं, जिसमें से 543 का जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं।
इलेक्टेड होता है डायरेक्टली बाय इलेक्शन, इलेक्शन के द्वारा इनको इलेक्ट करा जाता है, जिसमें से कितने नॉमिनेट करते हैं आपके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 543 ना, इसमें से 2 गया तो 543 बच गए ना। और टोटल कितने होते हैं, टोटल लोकसभा के मेंबर ये होते हैं आपके 552 बचा जो हो गए आपके 45 से लेकर 55 7 मेंबर्स, ये कहाँ के होते हैं, ये आपके होते हैं आपके जम्मू कश्मीर, जो आपका बलूचिस्तान है, मुर्शिदाबाद है, जो आपका पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है पीओके, उसके हैं, हमने रिजर्व करके रखे हैं। आज नहीं तो कल हमारे गृह मंत्री जी बोल चुके हैं, आज नहीं तो कल यहाँ पे इलेक्शन होंगे, उसके लिए जो है आपके ये सीटें रिजर्व है। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑल्सो नोन एज, राज्य विधान मंडल का उच्च सदन के रूप में किसको बोला जाता है, यह बोला जाता है आपका आंसर नंबर है विधान परिषद। विधान परिषद किसको बोला जाता है, अपर हाउस को। और अपर हाउस तो हो गया ये, और लोअर हाउस क्या होता है, लोअर हाउस किसको बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं बताऊं, चलिए मैं ही बता देता हूं। जो आपका लोअर हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं आपका, विधानसभा, विधान परिषद, ये आपके होते हैं स्टेट के अंदर, किसके होते हैं, स्टेट के अंदर। और आपके सेंट्रल के अंदर जो आपको पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसको सबको पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस द चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन डैश अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त डैश अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके आंसर नंबर 33 बी पार्ट। ठीक है, एक बार हम अगर देख लें इसके बारे में, अच्छे से देख लें एक बार, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम जान ले, तो सुप्रीम कोर्ट में जो आपका पहली बार हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो था आपका नंबर ऑफ जजेस एक्ट, वो था आपका नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, जिसको अमेंड किया गया कब, जिसको अमेंड किया गया था आपका 2009 में। जो पहले 25 थी वो बढ़ा के कर दी थी कितनी, 31, बढ़ा के कितनी कर दी थी 31। और कौन सा आर्टिकल में आता है आपका, आर्टिकल कौन सा होता है ये होता है आपका आर्टिकल 124(1) में, 124(1) में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको ये। और जो बाद में दोबारा से अपग्रेड किया गया इसको, ठीक है, तो उसमें कितने हो गए ये बढ़ा के, ये बढ़ा के कर दिए 34। इसमें जो 33 जो होंगे वो आपके जज होंगे, और जो सिंगल और जो होंगे आपके एक जो होगा आपका चीफ जस्टिस होगा, टोटल हो जाएंगे आपके 34। ठीक है, तो ये कह रहा है कितने चीफ जस्टिस, नॉट मोर, किससे ज्यादा नहीं हो सकते जज आपके, 33 से ज्यादा नहीं हो सकते। और एक आपका हो जाएगा क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 34 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, 65 की ओर। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, उपराष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है आपकी, ये दिलाई जाती है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। उपराष्ट्रपति कौन है इस टाइम हमारे, ये हैं आपके जगदीप धनखड़ जी, ये हैं हमारे, कौन है, ये हैं आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का क्या हो जाता है, चेयरमैन हो जाता है। ठीक है आपका, ठीक है। और इनकी मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट की जो होती है ये कितने टाइम के लिए बनता है, इसकी टेन्योर क्या होता है, टेन्योर ये आपका 5 साल का ही होता है। ठीक है, आपको ये बताना है जो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर आते हैं, राज्यसभा के अंदर जो मेंबर नॉमिनेट करे जाते हैं वो कितने टाइम के लिए करे जाते हैं, वो करे जाते हैं आपके 6 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए। हर 2-2 ईयर से में, हर 2-2 साल में जो है वो नए बनते रहते हैं और पुराने वाले हटते रहते हैं। ठीक है, टोटल 6 का होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। ठीक है, Who among of the following was the shortest serving Prime Minister of India? सबसे कम ऑफिस में बैठने वाले प्रेसिडेंट कौन थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये थे आपके गुलजारीलाल नंदा जी, ऑप्शन नहीं जाएगा वो। ठीक है, सबसे कम टेन्योर जिनका था आपका था, ये था आपके गुलजारीलाल नंदा जी। आई थिंक 6 दिनों के लिए थी, आई थिंक ये 6 दिनों के लिए बने थे आई थिंक ये। और सबसे बड़े कौन से थे, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी थे, कम से कम 20 से 21 साल राज करा इन्होंने। ठीक है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग है प्राइम मिनिस्टर। सेकंड नंबर पे कौन है, हमारे मोदी जी हैं,
तीसरे नंबर पे कौन है आपकी? इंदिरा गांधी जी है। ये फैक्ट आपको याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 67 की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड? निम्नलिखित में से भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब करी थी? ये करी थी आपकी 1950 में। 1950 में। आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 324 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितने टाइम के लिए बनते हैं? ये आपके बनते हैं 6 साल 65 के लिए। आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 साल एज ऑफ 65 ईयर तक के लिए बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। द ऑर्गेनाइजेशन दैट द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज CAG। हेड करता है किसका? ये करता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंडियन एंड ऑडिट अकाउंट। जितने भी ऑडिट होते हैं हमारे, मैंने आपको अभी बताया था पहले भी, कैग में, CAG कैग में, ये जितने भी ऑडिट होते हैं, जितने भी ऑडिट करते हैं हमारे, पैसे का आना, रिसिप्ट और रेवेन्यू, सारे के सारे हमारा ये करते हैं, कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इन विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ? राज्य विधानसभा में वित्त विधेयन डैश की पूर्व अनुमति के प्रस्तुत किया जाता है। तो किसके लिए? गवर्नर के थ्रू किया जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा डी, गवर्नर। गवर्नर की मर्जी से ही, गवर्नर की परमिशन लेकर ही मनी बिल जो है वो पास किया जाता है। कहाँ पे? स्टेट असेंबली में अंदर। ठीक है। Which among of the following is not a fundamental duty of the Indian citizen? इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन A, B, C, D। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म, बिल्कुल। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड बाय नेशनल स्ट्रगल, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सर्विस ऑफ 5 ईयर, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे जो भाईचारा, हमारा जो नेशनल स्ट्रगल है, हमको इसको प्रमोट करना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा, ये होता है बिल्कुल। साइंटिफिक टेम्पर, भाईचारा बढ़ाना, ये भी होता है। और हम जो हमको पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। 5 साल के लिए नेशनल सर्विस में जाना, ऐसा कुछ भारत में कोई प्रावधान नहीं है। 72 की ओर। Which among of the following is not a member of the National Human Rights Commission? इनमें से कौन सा व्यक्ति नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य नहीं है? तो कौन है वो? ये हो जाएगा आंसर नंबर डी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो होता है वो मेंबर नहीं होता। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग अ सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम फॉर यूजिंग इट एट अ पार्क। फंडामेंटल ड्यूटी इज ही परफॉर्मिंग। एक छात्र अपनी स्कूल असाइनमेंट पर पार्क में उपयोग के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? तो क्या वो कोई सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की बात कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई सार्वजनिक संपत्ति की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है। अगर हम बात करते हैं आगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों का उत्कर्षण की ओर प्रयास कर रहे हैं। नो, कोई व्यक्तिगत रूप से समूह, यहाँ पे कोई समूह की तो बात कर ही नहीं रहा। इंडिविजुअल लेवल पे तो ये कलेक्टिव तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो बात कर रहा है प्राकृतिक और पर्यावरण रक्षा के लिए बात कर रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और अनुसंधान की भावना, कहाँ से कहीं लग रहा है आपको दृष्टिकोण की बात कर रहा है? फंड ये कोई बात कर रहा है पार्क में कोई असाइनमेंट करने के लिए? आंसर नंबर सी हो जाएगा। आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। द फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई ऑन यू when you see a few school students on their educational trip to Humayun Tomb writing their names on the wall। जब कोई बच्चे बाहर घूमने जाते हैं तो हुमायूं टॉम्ब पे कुछ अपना नाम लिख देते हैं। तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो उनको पालन करनी चाहिए, उसके बारे में बता रहा है। तो अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। भारत की संप्रभुता की बात कर रहा है। संप्रभुता कहाँ से आ गया? संप्रभुता कहाँ से आ गया? नेचुरल एनवायरमेंट कहाँ से आ गया? पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, टू डिफेंड द कंट्री एंड देश की रक्षा करने की बात कर रहा है ना, देश की संपत्ति की बात कर रहा है। बिल्कुल, हमें अपनी संपत्ति को बचा कर रखना है, हमारे हेरिटेज को बचा कर रखना है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैंने जिसको नहीं भी आता होगा ना वो भी आराम से फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन जो है वो करके आ जाएगा अपने कॉमन सेंस से। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? अब ये भी फंडामेंटल ड्यूटी से देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी कितना इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सभी आपको कवर करा दूंगा मैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अभी हमने इतना क्वेश्चन कर लिया, हमको देखने की जरूरत नहीं है। क्या हम सार्वजनिक संपत्ति और रक्षा करने से बचना चाहिए? बिल्कुल। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, बिल्कुल हमें बचना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं है हमें। क्या भारत की संप्रभुत्ता अखंडता के लिए रक्षा करना है, पालन करना है? बिल्कुल करना है हमको। देश की समाज संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए करना चाहिए, बिल्कुल हमको बचाना है। और हमको प्रोहिबिट करना है दुर्लभ और प्रलुप्त जातियों का
व्यापार को रोकना चाहिए। ऐसा मेरे ख्याल तो हमने कहीं सुना नहीं है, हमने कहीं पढ़ा नहीं है कि हमको जो एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, ए। आगे बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which committee identified the existence of the legal provisional for implementation of some of the fundamental duties? कौन सी समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान करी? किसने करी थी ये करी थी आपकी ऑप्शन नंबर है जस्टिस वर्मा कमेटी ने। The Muslim Women Protection of Right on Marriage Act 2019 deal with the subsistence allowance in which among of the following section? मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 किस धारा में निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो कौन सी धारा है? धारा नंबर है 5। Which among of the following statement is incorrect about the DPSP? DPSP के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? They aim at establishing social and economical development in the country. They are positive as they require to state to do the certain things. They are moral and political sanction to promote the welfare of individual, hence they are personal and individualistic. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। तो हमने डीपीएसपी में कहीं पढ़ा ही नहीं है कि कोई सिंगल की बात कर रहा है। डीपीएसपी है क्या? डीपीएसपी है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी हमको बनानी है जो समाज के लिए, देश के लिए जो होगा वो बिल्कुल फायदेमंद होगा। कानून भी पढ़ा है ना हमने, जहाँ पे बोला गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगा वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाएगा। तो जब बात कर रहे हैं पर्सनल की, इंडिविजुअलिस्टिक की, तो कहाँ से हो जाएगा? देखकर भी कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक भी पता है डीपीएसपी को, तो इंडिविजुअलिस्टिक और पर्सनल लेवल में डीपीएसपी आ ही नहीं सकता। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। Which writ is issued by the High Court or Supreme Court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction? वह कौन सा आदेश है जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक जारी करते हैं जब एक निचला न्यायालय किसी मामले को अपनी अधिकारिकता से बाहर जाने का विचार करता है? तो कौन सा होता है ये आपका? ये हो जाएगा आंसर नंबर ए, प्रोहिबिशन, रोक लगा देता है। कितने हमने पढ़ा? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। रिट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों। कितने प्रकार की होती है? 5 होती है ना, हम पढ़ चुके हैं ये। हैबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, को वरंतो, और पांचों कौन सा था? मैंडेमस। ये होता है पांचों याद करने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 80 की ओर। अगर दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख रहे हैं ना आप कितनी एनर्जी लगती है, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। कसम है आपको दोस्तों, कसम है आपको अपने प्रिय की। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, पाप लगेगा नहीं तो आपको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन। एक राज्य में मंत्रियों की संख्या जिसमें मुख्यमंत्री शामिल है इससे कम नहीं हो सकती। किससे कम नहीं हो सकती? 12 से कम नहीं हो सकती। तो 11 आपके क्या हो जाएंगे? मंत्री हो जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे, और एक हो जाएगा आपका चीफ मिनिस्टर। टोटल हो जाएंगे 12। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे कितने होते हैं मिनिमम? एक तो आपका हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मिनिमम कितने कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 81 की ओर बढ़ते हैं। द डैश ऑफ एवरी स्टेट अनफर्ल द फ्लैग इन इट्स कैपिटल ऑन रिपब्लिक डे। प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में ध्वज फहराता है। कौन फहराता है? ये फहराता है आपका गवर्नर ऑफ द एवरी स्टेट। आपका जो है वो हर रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे आपका तिरंगा फहराता है। हमने अपने वीडियो में देखा होगा कि आपके चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो भी फहराते हैं। तो चीफ मिनिस्टर भी फहराते हैं अपने ऑफिस में, और गवर्नर जो बनाते हैं वो अपने ऑफिस में बनाते हैं। जो इनके अपना घर भवन मिला होता है ना, गवर्नर हाउस जिसे बोलते हैं, गवर्नर हाउस, ये वहां पर फहराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 82 की ओर। द कंसेप्ट ऑफ द पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट ओरिजिनेटेड इन। हमने किस देश से पीआईएल के बारे में सुना होगा आपने। इसने पीआईएल लगा दी, इसने पीआईएल लगा दी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा दी। ये कहाँ से लिया है हमने? ये लिया है हमने यूएसए से, ये भी यूएसए से लिया है। तो जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं, कोई कानून की बात करते हैं ना, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, पीआईएल हो गया, तो ये सब आपके हमने यूएसए से लिए, यूएस से लिए। ठीक है, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, आयरिश से क्या लिया? आयरिश से डीपीएसपी। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है आपका? ट्रेड, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट,
ये किससे लिया है आपका? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विच इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन इंडिया? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कानून का? होता है आपका अटॉर्नी जनरल। हमने पढ़ा इसके बारे में आर्टिकल नंबर 76 कि 78। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। मुझे तो पता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखूंगा आप कितना मेरा लेक्चर एंड तक देख रहे हैं कि बीच में छोड़ के भाग रहे हैं। एंड तक देखेंगे तो आपको आने वाले उसमें फायदा होगा, रेलवे के एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अटॉर्नी एडवोकेट जनरल होता है आपका, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, एडवोकेट जनरल जो होता है वो सबसे बड़ा उच्च अधिकारी होता है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर जो होता है वो खत्म होता है। क्या? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको पाप लगेगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको पाप लगेगा, पाप लगेगा आप सबको जो देखकर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और अगर उसको शेयर नहीं कर रहे हो। कसम है आपको, कसम। इससे आप प्यार करते हैं, आपको इसको जो है शेयर करना ही होगा। ब्लैकमेल नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये फिर से लिख देता हूँ अच्छी अच्छी राइटिंग में। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अरे बड़ी मेहनत लगती है यार, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, चैनल को आगे बढ़ा दें। ठीक है, और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे म्यूजिक का टॉपिक। ठीक है, म्यूजिक के बाद हम करेंगे स्पोर्ट्स, फिर करेंगे ज्योग्राफी, फिर करेंगे इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बहुत फायदा होगा आपको। बस आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस। ठीक है।